नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस साहित्यकार ने आरंभ किया? तो कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन जिस साहित्यकार ने आरंभ किया वे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा में प्रकाशित यह प्रतिज्ञा पत्र हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे किस रचनाकार का है? तो ये कोई और नहीं बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे, जिन्होंने कवि वचन सुधा में प्रकाशित पत्रिका में यह प्रतिज्ञा की थी कि आज के दिन से कोई भी विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो ये जो रचनाकार ने इस शब्द को जिसने कहा है वे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 ईस्वी में शुरू हुआ, 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के सुपुत्र थे? तो कहानीकार अमृत राय सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद्र के सुपुत्र थे। अगला प्रश्न है, नई कहानी पुस्तक का लेखक कौन है? तो नई कहानी पुस्तक के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक का है? तो कहानी संग्रह इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित यह कहानी संग्रह है इंद्रजाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर का पूरा नाम क्या था? तो काका कालेलकर का पूरा नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। प्रश्न है, काका कालेलकर द्वारा लिखित जीवनी ग्रंथ कौन सा है? तो काका कालेलकर के द्वारा लिखित जीवनी ग्रंथ जो है वह है बापू की झांकियाँ। सभी के सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में रिपीट हुए प्रश्न है, तो इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। प्रश्न है, काबा और करबला किसकी रचना है? तो काबा और करबला ये रचना है मैथिली शरण गुप्त का। इससे पहले वाले प्रश्न को भी देख लेते हैं। काका कालेलकर द्वारा संपादित पत्र संकलन कौन सा है? तो उनके द्वारा संपादित पत्र संकलन है बापू के पत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? तो कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है आषाढ़ का एक दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काव्य की रीति सिखयो सुकविन सौ, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति भिखारी दास की है। प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद पुस्तक किसने लिखी है? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद पुस्तक लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने लिखी है। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? तो काव्य निर्णय ग्रंथ ये भिखारी दास का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा की रचना किसने की है? तो काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने की है। प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? तो काव्य शास्त्र के संप्रदायों में रस संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 18 खंडों में प्रकाशित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धनी संस्थाओं की स्थापना किसने की?
तो काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धनी संस्थाओं की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। अगला प्रश्न है, काशी से प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ नियमित रूप से प्रकाशित होती थी? तो जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ जिस पत्रिका में प्रकाशित होती थी वो थे हिंदी गल्पमाला। अगला प्रश्न है, किन्नर देश में यात्रा वृतांत किसका है? तो यह यात्रा वृतांत राहुल संकृत्यायन का है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती है? हरिदास निरंजनी की प्रतिष्ठापना वैष्णव आचार्यों में नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिहित किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिहित किया। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील एडिशन कहा है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास को पूरा करने से पूर्व प्रेमचंद का निधन हो गया था? तो मंगलसूत्र को पूर्ण करने से पहले ही प्रेमचंद का निधन हो गया था। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा है? तो 1 इंच मुस्कान को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियाँ किस्सांगों के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती है? तो सूरज का 7वां घोड़ा जो है सही उत्तर हो जाएगा, सूरज का 7वां घोड़ा। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है? तो मिथिला की विशिष्ट भंगिमा बाबा पटेश्वर नाथ उपन्यास में है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? तो सोया हुआ जल उपन्यास में यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यासकार में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण है? तो परख उपन्यास जो जैनेंद्र कुमार का है, इस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण है। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार की पत्नी ने भी कहानियाँ लिखी? तो ये जो साहित्यकार थे वे थे प्रेमचंद्र, इनकी पत्नी भी कहानियाँ लिखी। अगला प्रश्न है, किस कथाकार को हिंदी का शरत कहा गया है? तो जैनेंद्र कुमार को हिंदी का शरत कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस कवयित्री को हिंदी की विशाल मंदिर की बीना पानी कहा गया? तो महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा गया। अगला प्रश्न है, किस कवि की कविता की हृदय विधकता को लक्ष्य करके उसे नाविक के तीर कहा गया है? तो बिहारी की कविता को हृदय वेदता के लक्ष्य करके उससे नाविक के तीर कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? तो सियाराम शरण गुप्त को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है?
भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने गांव-गांव, घर-घर घूमकर, रात-रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन-चुन कर उनसे कविता कॉमेडी संकलन तैयार किए? तो वे कवि थे राम नरेश त्रिपाठी, जो गांव-गांव, शहर-शहर और रात भर घूम के घर के पीछे में, यानी जिसको कहते हैं घर के पिछवाड़े में बैठकर वे महिलाओं के द्वारा गाए हुए गीत और सोहर को सुनते थे और उसी सुने हुए गीतों में से शब्दों को चुन चुन कर उन्होंने कविता कॉमेडी संकलन तैयार किया। अगला प्रश्न है, किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए? तो किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए? तो वे कोई और नहीं थे बल्कि रामधारी से दिनकर थे। अगला प्रश्न है, किस कवि ने मैं शैली अपनाई का दावा किया? तो कवि निराला ने मैं शैली को अपनाया। प्रश्न है, किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा? तो रामधारी से दिनकर जो है ये स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने स्वयं को छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला माना है? तो रामधारी से दिनकर ने स्वयं को यानी खुद को छायावाद के ठीक पीठ पर आने वाला माना है। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियाँ मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात है? तो इलाचंद्र जोशी की कहानियाँ मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्म संघर्ष का चित्रण किया है? तो अज्ञेय जो थे वे अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्म संघर्ष का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया है? तो प्रेमचंद्र ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया है। अगला प्रश्न है, किस काल की कहानियाँ मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित थी? तो प्रेमचंद्र के पूर्व जितनी भी कहानियाँ रची गई वो मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, किस काव्य को चीप काव्य भी कहा गया? तो अधम काव्य को चीप काव्य कहा गया। अगला प्रश्न है, किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? तो संत काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया। संतों ने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया है। अगला प्रश्न है, किस कृति से आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है? तो आत्मकथा विधा का प्रारंभ अर्धकथानक से माना जाता है। अर्धकथानक ये बनारसी दास जैन के द्वारा रचित आत्मकथा है और इसी से आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस दौर की कविता ने अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया? तो प्रगतिवादी जो कवि थे वे अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिए। अगला प्रश्न है, किस नाटककार ने नाटकों को पहली बार रोमानियत के घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा? तो उपेंद्रनाथ अश्क ने नाटकों को पहली बार रोमानियत की घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा। अगला प्रश्न है, किस निबंध रचना में कर्जन ने भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया? तो शिव शंभू के चिट्ठे, जिसमें कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है। प्रश्न है, किस निबंध संग्रह में समीक्षात्मक निबंध संकलित है? तो आस्था के चरण में
समीक्षात्मक निबंध संकलित है। अगला प्रश्न है, किस पत्र ने हिंदी के पहले व्यंग्य पत्र के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की? मतवाला पत्र है जो हिंदी के पहले व्यंग्य पत्र के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया? तो हंस पत्रिका ने एकांकी नाटक विशेषांक को विवादास्पद बना दिया। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका ने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरस्वती पत्रिका हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका में हम इनसे मिले थे शीर्षक अस्थाई स्तंभ के अंतर्गत साक्षात्कार प्रकाशित हुए? तो नई धारा। अगला प्रश्न है, किस पश्चात आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो I.A. रिचर्ड्स ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस रामायण को आदि काव्य मानकर रामकथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है? वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर रामकथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस रूसी साहित्यकार ने रिपोर्ताज विधा का प्रचार प्रसार किया? तो रिपोर्ताज विधा का प्रचार प्रसार एलिया एहरेनबुर्ग ने किया। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार प्रसार युग कहा गया? तो 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार प्रसार युग कहा गया। प्रश्न है, किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? तो निम्बार्का संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में यानी कृष्ण के बावें अंग में राधा की उपासना का विधान है। अगला प्रश्न है, किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? तो ब्रह्मचरित्र में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है। प्रश्न है, किसने नवीन छंद को देखकर रबड़ छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? किसके नवीन छंद को देखकर रबड़ छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? तो निराला के जूही की कली को रबड़ छंद कहकर मजाक उड़ाया गया था। अगला प्रश्न है, किसने धर्मयुग का संपादन किया? तो धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादन किए। अगला प्रश्न है, किसे प्रथम बार भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया? तो महादेवी वर्मा को प्रथम बार भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया। वो ऐसी लेखिका थी जिसे सबसे पहले साहित्य जगत में भारत भारती जो सम्मान प्रदान किया जाता है उन्हीं को सर्वप्रथम ये मिला। प्रश्न है, कृतिलता और कृति पताका किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये दोनों रचनाएं विद्यापति की रचना है, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव जयदेव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लागे किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है वो मतीराम की है। प्रश्न है, कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो कुंवर नारायण को उनकी जो कृति थी जिस पे व्यास सम्मान प्राप्त हुआ वो था कोई दूसरा नहीं। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कुल्ली भाट किसकी रचना है? तो ये निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा था? तो देवकी नंदन खत्री ने कुसुम कुमारी नामक उपन्यास लिखा था। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो कृष्ण काव्य की अपार संपदा ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है,
कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास का लेखक मन्नू शर्मा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।